हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पे आधारित एक प्रश्न को हल करेंगे और उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास प्रश्न है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px, आपके पास ये त्रिघात बहुपद दे रखा है कि शून्यक 3, -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस प्रश्न में आपसे कई बातें पूछ ली गई हैं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये जो शून्यक दे रखा है ये इस बहुपद का है कि नहीं, इसकी जांच करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो आपने संबंध पढ़ रखी है वो जांच करनी है। आइए सबसे पहले ये जांच करते हैं कि ये 3, -1 और -1/3 इसके शून्यक है या नहीं है। तो कोई भी दी हुई संख्या किसी दिए हुए बहुपद का शून्यक है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, दी हुई जो संख्या है आपके पास 3, -1, -1/3, इसे बारी बारी से इस बहुपद में x के स्थान पर रखेंगे और इस बहुपद को हल करेंगे। और यदि हल करने के बाद आपको px का मान अर्थात इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो तो आप बेशक कह सकते हैं कि ये संख्याएं इसके शून्यक हैं। तो इस तरह से हम जांच कर लेंगे। तो आइए जांच कैसे करते हैं। तो आपके पास पहला शून्यक दे रखा है वो है 3। तो आप कह सकते हैं कि यदि x बराबर 3 हो जाए तो आप बहुपद का मान आपके पास क्या होगा, P3 बराबर 3 और 3 पे पावर 3, ये आपस में गुना हो रहे हैं, -5 गुना 3 पे पावर 2। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस x, ये देखिए x यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ x है। तो इस x के जगह में, चूंकि हमने x बराबर 3 मान रखा है इस बार, तो मैं x के जगह उस 3 को रख करके इस बहुपद का मान ज्ञात करना चाहता हूँ। -11 गुना 3 -3। जब आप इसे हल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ये 0 प्राप्त हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। उसी तरह से जब आप -1 रखेंगे, x के जगह आप अगर दी -1 रखेंगे तो p-1 का मान क्या होगा, आइए इसे हल करते हैं। 3 -1 पे पावर 3 -5 -1 पे पावर 2 -11 -1 गुना हो जाएगा इनसे और -3। और इसे जब आप हल करेंगे तो आपको पुनः ये 0 मिलेगा। इसका मान जब -1 के बराबर होगा तो वो माइनस, तब उस बहुपद का मान 0 हो रहा है। तो अर्थात ये -1 भी इसके शून्यक है। उसी तरह से जब आप x बराबर -1/3 रखेंगे, आप क्या पाते हैं, देखिए 3 -1/3 पे पावर 3 -5 गुना -1/3 पे पावर 2 -11 -1/3 -3। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आप पाएंगे ये भी आपको 0 प्राप्त हो रहा है। तो अतः आप कह सकते हैं कि जब जब आप इस 3 -1 और -1/3 को इस बहुपद में x के जगह रख कर हल करते हैं तो आपको इस बहुपद का मान क्या प्राप्त होता है, 0 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये शून्यक जो दिए हुए हैं इस बहुपद का शून्यक है। आपने क्वेश्चन का एक हिस्सा तो कर लिया। प्रश्न के इस दूसरे हिस्से के लिए आप क्या करें, आप कुछ इस तरह से मान लें कि अल्फा बराबर आपके पास 3 है, बीटा बराबर आपके पास -1 है, गामा बराबर आपके पास -1/3 है। और जब आप इस त्रिघात बहुपद को मानक रूप से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि a बराबर आपके पास 3 है, b बराबर -5 है, c बराबर आपके पास -11 है और d बराबर आपके पास -3 है। तो ये ए बी सी डी क्या है, आप इसे देख लें। मानक रूप होता है त्रिघात बहुपद का कुछ इस प्रकार, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d
जहाँ a शून्य के बराबर नहीं हो सकता। तो a b c d क्या है, ये देखिए एक्स क्यूब का a गुणांक है, उसी तरह से एक्स स्क्वायर का b गुणांक है और x का c गुणांक है, d एक अचर पद है। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 3, उसी तरह से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -5, एक्स का गुणांक क्या है -11 और -3 एक अचर पद है। तो उसी के आधार पर मैंने यहाँ पे ए बी सी डी इनके गुणांकों को तुलना करने पे लिखा है। तो त्रिघात बहुपद के लिए आपके पास शून्यकों और गुणांकों में 3 संबंध थे। पहला संबंध था कि उनके शून्यकों का योग। तो आपके पास शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा, तो इनका योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए आपको क्या प्राप्त होता है, अल्फा का मान कितना है 3 प्लस बीटा कितना है -1, तो -1 प्लस गामा कितना है -1/3, तो -1/3। तो जब आप इसे हल करेंगे आप पाएंगे इसका मान आपको 5/3 मिलेगा। तो ये तो आप इसके शून्यक के योग से कह रहे हैं, लेकिन इनके गुणांकों का संबंध सत्यापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको गुणांक के टर्म में लिखना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप ये भी लिख सकते हैं -b/a, और -b/a है क्या, आप देखिए तो -b आपके पास -5 है, तो -5, ये तो -b आपने लिख लिया, और a क्या है 3 है यहाँ पर, तो 3, तो ये देखिए आपके पास पुनः कितना आ रहा है, ये 5/3। तो इस तरह से आपने शून्यकों का योग को तो सत्यापित कर लिया। अब आपके पास दूसरा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग को सत्यापित करना है। तो अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि अल्फा बीटा यहाँ पे गुना हो रहा है, तो आपके पास अल्फा कितना है 3 है और बीटा कितना है ये -1 है, तो गुना कर दें इसे। अगला आपके पास है बीटा इंटू गामा, तो बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3, तो -1 गुना -1/3। अगला है अल्फा गामा, अल्फा आपके पास 3 है और गामा -1/3 है, तो 3 गुना -1/3। और जब आप इसे हल करेंगे तो आप पाएंगे कि यह आपको -11/3 प्राप्त हो रहा है। तो इस -11/3 को क्या आप इस बहुपद के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो आप पाएंगे इसे c/a के रूप में लिखा जा सकता है, और c आपके पास है क्या -11 है, तो -11/a क्या है आपके पास, ये 3 है, तो 3 लिखें। तो इस तरह से आपने इसे भी सत्यापित कर लिया। अगला जो संबंध है वो आपके पास है तीनों शून्यकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा बीटा गामा। जब आप इस तीनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, अल्फा क्या आपके पास 3 है गुना बीटा क्या है -1 गुना गामा आपके पास -1/3 है, और जब आप इसे हल करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे कि वह 1 आ रहा है। तो क्या इसे आप गुणांकों के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो आप पाएंगे इसे -d/a के रूप में लिखा जा सकता है, और -d आपके पास क्या है यहाँ पर -3 है, तो -3 हो गया, बटे a क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये 3, तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध है उनकी सत्यता पूर्ण हो रही है। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो आप जानते हैं कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं।
परंतु यदि आपको केवल एक शून्यक दिया हो तो क्या आप अन्य दो शून्यक ज्ञात कर सकते हैं? तो आइए इसके लिए एक त्रिघात बहुपद पर विचार करते हैं। मान लें कि त्रिघात बहुपद आपके पास कुछ इस प्रकार है। ex बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। और मैं कहूँ आपके पास एक शून्यक दे रखा है और वह है आपके पास 1। तो शून्यक आपके पास 1 है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आप जब x बराबर 1 इस बहुपद में रख देंगे, इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x माइनस 1 बराबर 0। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि आपके पास 16 एक संख्या है और इसका एक गुणनखंड आपके पास 2 है। तो क्या आप दूसरा गुणनखंड बता सकते हैं? निश्चित तौर पे। तो आप क्या करेंगे? इस 2 से इसमें भाग देंगे, अर्थात आप क्या कर रहे हैं? इस गुणनखंड से आप इसमें भाग दे रहे हैं। तो भाग देने पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे 8। तो उसी तरह से जब आप यहाँ पे x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, तो आप इससे क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे और भाग देने के बाद आपको जो प्राप्त होगा भागफल, ये एक्चुअली है क्या 8 यहाँ पर, ये भाग देने के बाद तो भागफल ही मिला आपको, तो वो आपको भागफल जो प्राप्त होगा वो उसका दूसरा गुणनखंड होगा। तो जब आप x माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो भागफल वह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। और ये तो आपके पास एक द्विघात बहुपद आ गया। तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का किस तरह से गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो जब आप इसके मध्य पद को विभक्त करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके जो गुणनखंड है वह है x प्लस 1 और x माइनस 3। इस तरह से आपके पास इस दिए हुए बहुपद का 3 गुणनखंड प्राप्त हुआ है। पहला तो आपके पास x माइनस 1 और दूसरा ये x प्लस 1 और तीसरा ये x माइनस 3। तो ये तीनों क्या हो गए? इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड होने का मतलब ये है कि आप जब इस तीनों को गुणा कर देंगे आपस में तो आपको ये बहुपद प्राप्त होगा। वह कैसे? तो देखिए यहाँ पर 2 और 8 क्या थे? इसके 16 के गुणनखंड थे। तो 8 को जब आप 2 से गुणा कर देंगे तो आपको 16 मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसी प्रकार जब ये तीनों इस बहुपद के यदि गुणनखंड है तो इन तीनों को जब आपस में गुणा कर देंगे तो आपको ये बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप यह भी कह सकते हैं कि जब आप x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो आपको x क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, जो कि आपको पहले से ही दे रखा है शून्यक 1, और उसको मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है x बराबर 1। उसी तरह से जब आप x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x बराबर माइनस 1। और x माइनस 3 को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x बराबर 3। तो आप कह सकते हैं कि 1 माइनस 1 और 3 इस बहुपद का शून्यक भी है। ये तो हो गई एक भूमिका के तौर पे बात इनकी। आइए अब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने के एल्गोरिथ्म की विवेचना कुछ विस्तार से करते हैं। आप अगर यदि मैं बात करूं कि साधारण भाग देने तो आपको आता ही है, अर्थात विभाजन करने। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में किस तरह से भाग दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है 3x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, और इस बहुपद में आपको भाग देना है x प्लस 2 से। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? आप देखेंगे कि यह जो बहुपद आपके पास दिया हुआ है ये घात के घटते क्रम में नहीं लिखा हुआ है, तो इसे आप थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले
जिस पद का सबसे बड़ा घात है उसको पहले लिख लें। सबसे बड़ा घात क्या है? x पे पावर 2 है, आप इसको पहले लिख लें। उसके बाद x पे पावर 1 है, वो वाला पद है आपके पास 3x, आप 3x लिख लें। और सबसे अंत में आपके पास ये हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर ही हैं, जस्ट हमने इनके पद को सजाकर लिखा है। और वो सजाकर कैसे लिखना है? तो घात के घटते क्रम में लिखना है। देखिए यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 0 घात है, तो घटते क्रम में लिखना है। अब इसको भाग देना है किससे? x प्लस 2 से, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आइए, जैसे आप बचपन में भाग देते थे तो उस तरह से इस बहुपद के लिए भाग देने की प्रक्रिया को देखते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2 भाग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ गौर करने वाली बात एक ये है कि यह जो आपके पास बहुपद है और इस भाग में आपके पास ये भाज्य की तरह काम कर रहा है, और ये x प्लस 2 जो है भाजक की तरह है। तो भाजक का घात अगर आप देखेंगे तो इसका घात कितना है इस बहुपद का? वह घात आपको मिलेगा 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि x पे अधिकतम पावर कितनी है? उच्चतम 1 है। लेकिन जब इस भाज्य की बात करेंगे तो इनके घात कितने हैं? इस बहुपद की घात आपको 2 मिलेगी। क्यों 2? क्योंकि इसमें सबसे उच्चतम घात जो x की है वो कितनी है? 2 है। तो मैं ये घात की बात क्यों कर रहा हूँ, आइए मैं इसको छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। जब आप 2 से 16 में भाग दे रहे हैं तो आप पा रहे हैं क्या? 2 जो है ये 16 से छोटा है। लेकिन क्या आप 16 से 2 में पूर्ण रूपेण भाग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं, आपको दशमलव में भाग देना होगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जब बहुपद का विभाजन करते हैं, अर्थात बहुपद के लिए एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देते हैं, तो जो भाजक होता है ये आपके पास क्या है? भाजक है। और ये आपके पास क्या है? भाज्य है। तो भाजक का घात हमेशा ही भाज्य से न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि भाज्य का यहाँ पर घात कितना है? 2 है, और भाजक का 1 है। तो 1 जो है 2 से कम है, तभी हम आप यहाँ पर बहुपद में एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे पाएंगे। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इस भाजक से इस भाज्य में भाग देने की कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिश इस तरह से होनी चाहिए कि इस भाज्य में जो अधिकतम घात वाली पद होगी सबसे पहले उन्हें एलिमिनेट अर्थात खत्म करने की कोशिश करें। तो आइए कोशिश करते हैं। x प्लस 2 है आपके पास, और यहाँ पे उच्चतम घात वाला पद आपके पास 2x स्क्वायर है। तो आप x प्लस 2 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको 2x स्क्वायर मिल जाएगा? मैं कह सकता हूँ कि अगर भी मैं यहाँ पे 2x लिखूँ तो x प्लस 2 गुना जब 2x करूँगा तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, तो x गुना 2x कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 है और यहाँ पे 2x है, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 4x। और जब आप घटाते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा साइन। देखिए, ये 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर क्या हो जाएंगे? यहाँ से आपस में कैंसिल आउट। आपके पास बचेगा क्या? 3x माइनस 4x। तो जब आप इसको घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा माइनस x, और यहाँ पर ये 1 तो है ही, प्लस 1। अब आपके पास एक दूसरा बहुपद प्राप्त हो रहा है, वह है माइनस x प्लस 1, जिसमें आपको भाग देना है इस x प्लस 2 से। तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ की जो उच्चतम घात है वह कितनी है? 1 है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। कैसे? तो x प्लस 2 को अगर यदि मैं माइनस 1 से गुना कर दूं तो देखिए आपको क्या मिलता है? x माइनस 1 गुना कितना हो जाएगा? माइनस x, और प्लस यहाँ साइन है लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस साइन ले रखा है, तो माइनस और 2 गुना 1 करूंगा तो 2 ही मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, क्योंकि आप घटा रहे हैं तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 बचा आपके पास, ये 3 बचा। यहाँ पे फिर एक गौर करने वाली बात है कि इस भाजक का, अच्छा ये आपके पास क्या हो गया? भागफल, ये तो आप बचपन से जानते हैं। और यह क्या हो गया आपके पास? शेषफल।
आप एक गौर करेंगे कि यह जो शेषफल है एक अचर पद है और अचर पद का घात कितनी होती है, वो 0 होती है। और आपके पास जो भाजक है उसका घात कितना है, वह है 1। आप पाएंगे कि जब भाग देते देते आप शेषफल आपको इस तरह से प्राप्त हो रहा हो कि उस शेषफल का घात भाजक के घात से कम हो, तो आप आगे या विभाजन के स्टेप को जारी नहीं रख पाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाजक का जो घात है वो 1 है और शेषफल का घात 0 है, तो 0 जो है 1 से छोटा है, तो इसलिए आप इसमें आगे और भाग नहीं दे पाएंगे। तो आप बचपन से एक चीज जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, और यह चीज तो आप बचपन से जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ थोड़ा आप ध्यान देंगे, मैं भाजक को एक बहुपद मान लेता हूं और उसका नाम दे देता हूं gx, और भागफल को भी मैं एक नाम दे देता हूं और मान लेता हूं कि वह बहुपद है qx, और शेषफल को भी हम एक नाम दे देते हैं और मान लेते हैं कि वह भी एक बहुपद है और उसको हम rx से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप gx, qx और rx से घबराएं नहीं, जिस तरह से मैं px लिखता हूं उसी तरह से ये gx, qx, rx है, ये प्रदर्शित करने का तरीका है। और भाज्य को मैं मान लेता हूं कि ये px के बराबर है। तो यहां से मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि यदि px और gx दो ऐसे बहुपद हों जहां gx 0 के बराबर नहीं हो, तो qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx। अर्थात आप जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उसी को मैंने एक बहुपद के लिए लागू कर दिया। और जब हम बहुपद की बात करेंगे तो आपके पास भाज्य भी एक बहुपद होगा, भाजक भी एक बहुपद होगा और भागफल भी एक बहुपद होगा, और उसी प्रकार शेषफल भी एक बहुपद होगा। यही कारण था कि हमने भाज्य को px का नाम दे दिया और भाजक को gx बोला, इसी तरह से भागफल को qx और शेषफल को rx। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने बात यह है कि जो आपके पास ये gx होगा, gx क्या है देखिए, तो भाजक है, इसकी घात और rx की घात जब आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि यह एक बात है जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वह यह है कि rx या तो 0 के बराबर हो जाए, और rx हमारे पास क्या है शेषफल, ये शेषफल क्या हो जाए, ये 3 ना होकर यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, 0 हो सकता था। या फिर यह भी कह सकते हैं कि rx बराबर 0 या rx की घात छोटी हो किससे, gx की घात से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि rx आपके पास क्या है, एक शेषफल है, और शेषफल जो हमारे पास होता है वह इस प्रकार होता है कि जो भाजक है उससे हमेशा ही यह छोटा होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप उसे शेषफल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके आगे भी आप भाजक से इसमें भाग दे सकते हैं। और यह जो आपने निष्कर्ष प्राप्त किया है एक बहुपद के लिए, यही निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो विभाजन एल्गोरिथम सिर्फ सुनने में आपके लिए एक नया शब्द था, लेकिन यह तो वास्तविक में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ही है। पर फर्क ये है कि आपके पास भाज्य भी एक बहुपद होगा, भाजक भी एक बहुपद होगा, भागफल भी एक बहुपद होगा और शेषफल भी आपके पास एक बहुपद होगा। उसी को हमने इस बहुपद के टर्म में लिख रखा है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये बात सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि या तो rx बराबर 0 हो जाए या फिर rx की घात gx की घात से छोटी हो, और छोटी हो का सिंबल हमने यहाँ पे ये लगा रखा है।
उम्मीद है आपको ये विभाजन एल्गोरिथम समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इन पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।